चलिए अब इसको देखिए। तो ये सेशन 2 है हमारा, इसलिए देखिए नंबर 2 दिया है हमने। टॉपिक है हमारा बिल्डिंग डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, लास्ट स्टार्ट कि भाई हमने जहां छोड़ा था हमने कहाँ पे इसको कवर अप किया था। तो आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने एक बात की थी लास्ट क्लास पे कि हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने बात की थी। और इनपुट के बाद हमने कहा था कि इनपुट से कुछ डेटा आता है, दैट विल बी टेक्सचुअल डेटा, योर इमेजेस, योर वीडियोस। कुछ भी डेटा अंदर की दुनिया में आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ता है। उसके लिए कुछ डिवाइसेस का हमने जिक्र किया था आप लोगों से, आपको याद हो। वी कॉल देम स्टोरेज डिवाइसेस, और इसको नाम हमने एक नाम दिया था, आपको याद हो, वहां पे रैम। याद है? अगर हमने कंपोनेंट्स आपको जब दिखाए थे तो ये वाली चिप हमने वहां पे उस वीडियो के अंदर भी आपको शेयर की थी, जहाँ पे नोट्स में हमने आपको दिया होगा, नोट्स अगर आप लोगों ने रेफर किए होंगे। एक पीडीएफ फाइल भी मैंने शेयर की थी आपको लास्ट क्लास के नोट्स की, अगर आपने उसको गो थ्रू किया हो तो। चलिए कोई बात नहीं है, तो आप लोग दोबारा दे सकते हैं, हम लोग उसको आपको दोबारा शेयर कर देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई नहीं। अब पढ़िए जरा, पहला पॉइंट हमने क्वेश्चन क्या दिया। वेयर टू स्टोर द डेटा कमिंग एज इनपुट। जिस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इसको मैं ठीक कर दूंगा यहाँ पे, कि जो डेटा इनपुट से आ रहा है वो जाता कहाँ है। तो हमने एक लाइन क्या लिखी है, पढ़िए इसको। सो व्हेन वी रिसीव एनी काइंड ऑफ डेटा एज इनपुट, इट गेट्स स्टोर्ड इन टेम्पररी मेमोरी। क्या कहते हैं इसको हम? रैम। फुल फॉर्म होती है इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि क्विकली आप इसकी किसी भी लोकेशन से डेटा को रीड कर सकते हो आप, जैसे हमारे अर्थ की किसी भी लोकेशन से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। तो ये जो मेमोरी होती है इसको जनरली टेम्परेरी मेमोरी होती है ये, जिसमें हम डेटा को होल्ड करते हैं। तो ये सबसे पहले लाइन आपको याद रहनी चाहिए कि डेटा कहाँ स्टोर होता है, इस कॉल रैम। अब थोड़ा सा अब हम इसके अंदर घुसेंगे। चल, ये पहला पॉइंट है हमारा। ये- चल, अब दूसरा पॉइंट देखिए। क्योंकि जब हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो मेमोरी एक तरह की स्टोरेज है, ध्यान रखिए। और स्टोरेज का मतलब होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, अब जैसे आपने देखा होगा, तो आपका कोई रूम है, आपका छोटा रूम है आपके पास, उसमें आप कम डेटा स्टोर कर पाओगे। कोई बड़ा है रूम तो उसमें बड़ा डेटा स्टोर कर पाओगे। उसी तरह से, क्योंकि ये आपकी जो भी मेमोरी होती है उसका एक प्रॉपर एक मेजरमेंट होता है। तो क्वेश्चन आता है हाउ टू मेजर द स्टोरेज। कोई भी स्टोरेज आपके पास है उसको आप मेजर कैसे करोगे। तो छोटी सी बात देखिए, ध्यान से समझ। ईच डेटा वी स्टोर इनसाइड द टेम्परेरी मेमोरी टेक्स अ मेमोरी स्पेस, जो मैंने अभी आपको बताया। सो मेमोरी इज अ मेजरेबल यूनिट। क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कमरा छोटा है कमरा बड़ा है, तो उसमें हमें अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा। सो मेमोरी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी एंड हैज सम मेजरमेंट यूनिट्स। जैसे आपने रियल वर्ल्ड में सुना होगा किलोग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। उसी तरीके से जैसे रियल वर्ल्ड में हमारे पास एक मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कुछ यूनिट्स होती हैं जिनको कहते हैं हम लोग मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स। अब वो कौन सी हैं, ये पॉइंट है जिसको हमें ध्यान से समझना है। जरा ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक। तो कौन कौन सी यूनिट्स हमने यहाँ लिखी हैं। सबसे पहली यूनिट इसका नाम है बिट। उसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। आपने सुना है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अल्टीमेटली क्या होता है, सर्किट होता है। सर्किट में होता है करंट। जैसे आपने ऑन ऑफ का बटन देखा होगा बिजली का घरों के अंदर, तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, कि या तो ऑफ होगा या ऑन होगा। यानी करंट होगा या करंट नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए अपने घर में आप आयरन करने जा रहे हो, कपड़ों पे प्रेस करनी है आपको, तो आपने बटन ऑफ कर रखा है तो कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा और आपकी मशीन गर्म नहीं होगी, आपकी जो प्रेस है वो गर्म नहीं होगी। लेकिन जैसे आप ऑन करते हो फिर उसमें करंट फ्लो करेगा, वो गर्म हो जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटी, एक को कहते हैं ऑन, एक को कहते हैं ऑफ। तो जिसको ऑन होता है कंप्यूटर की भाषा में उसको हम वन बोलते हैं, और जब ऑफ होता है उसको हम जीरो बोलते हैं। यानी सर्किट में अगर करंट है या सर्किट में करंट नहीं है, उस चीज का प्रेजेंटेशन किस चीज से होता है, वो उसको कहते हैं बिट। इसको कहते हैं बाइनरी डिजिट। याद रहेगा ये। इससे बड़ी यूनिट होती है, इसका नाम है निबल। निबल क्या होता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर बिट्स। अब जीरो वन का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर फोर कॉम्बिनेशन में बनाते हैं उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? निबल। निबल बिट से बड़ी यूनिट हो गई समझिए, क्योंकि फोर बिट्स होती है। निबल से भी बड़ी यूनिट होती है आपकी बाइट। बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। तो कोई भी जीरो वन के किसी कॉम्बिनेशन को अगर हम मिला दें, सारे जीरो भी हो सकती हैं सारे वन भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सो क्या बोलेंगे हम? बाइट। ये मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये सब चीजें होती हैं, जीरो वन के कॉम्बिनेशन से कैसे चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है, ये इस तरीके से यूनिट्स होती हैं। तो वन बाइट एक तरह से मोटा मोटा अगर आप समझें, कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे आपने ए टाइप किया,
तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में जब ब्रेक होता है वो 8 बिट्स में ब्रेक होके जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी एक कैरेक्टर कम से कम 1 बाइट लेता है। अगर आपने HELLO हेलो लिखा तो वो 5 कैरेक्टर हो गए। ईच कैरेक्टर कितना टेक टेक केयर कर रहा है? 1 बाइट। तो कितनी बाइट हो गई? मेमोरी कंजप्शन कितना हो गया मेरा? 5 बाइट्स। ये सब आप देख भी सकते हो, मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा सकता हूँ इसको कि कैसे इस चीज को आप चेक करोगे, कैसे आप देखोगे। ठीक है, जो अभी थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस चीज को, मेमोरी कंजप्शन को कैसे चेक करते हैं। तो जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो वह इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी का यूटिलाइजेशन बेस्ट करे, यानी कि कम से कम वो मेमोरी को खर्च करे, अननेसेसरी मेमोरी को खर्च ना करे। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। मैं आपको अभी एक छोटे से प्रोग्राम से बताऊंगा जिससे इस बात को समझ पाए। पहले इसको समझिए, यूनिट्स कौन कौन सी हमारी। तो 1 बाइट का मतलब मोटा मोटा 1 कैरेक्टर समझ लीजिए आप, कि 1 कैरेक्टर मीन्स 1 बाइट। फिर मान लीजिए थोड़ा ऊपर चलेंगे आप, तो उससे बड़ी यूनिट होती है किलोबाइट। रियल वर्ल्ड में आपने किलो का मतलब सुना होगा, 1000 कहते हैं हम लोग। पर कंप्यूटर की भाषा में 1K का मतलब होता है 10 टू दी पावर 10, क्योंकि सब काम 0 1 में हो रहा है। 0 1 में होता है इसलिए कहते हैं बाइनरी। जैसे हम लोग डेसी में 10 नंबर यूज करते हैं, आपको रियल वर्ल्ड में पता होगा, 0 to 9। तो 0 to 9 का मतलब क्या होता है? 10, उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। तो जैसे नंबर भी आप देखोगे, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, अलग अलग नंबर सिस्टम के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को भी। तो बाइनिस होता है 2, क्योंकि इसमें केवल 2 नंबर होते हैं, इसलिए ये सब के जो है 2 की पावर में होते, सारे चीज 2 की पावर में होती है। जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में किसकी पावर में लिखते हैं? 10 की पावर में। 100 किसकी पावर में लिखते हो? 10 टू दी पावर 2। 100 होता है नहीं रियल वर्ल्ड में, आप याद करो। तो कंप्यूटर में सारा काम 2 की पावर में होता है, रियल वर्ल्ड में सारा काम 10 की पावर में होता है। ये दोनों में फर्क होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, तो किलोबाइट क्या हो गया? 2 टू दी पावर 10 बाइट्स। जब इसको ओपन करोगे आप, ये आएगा 1024 बाइट्स। बात क्लियर हो रही है बच्चों? 2 की पावर 10 को जब खोलोगे आप, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 करोगे आप, तो कितना आएगा ये? 1024। तो कंप्यूटर्स के अंदर ध्यान रखिएगा, 1 किलो का मतलब 1000 नहीं होता, इसे 1024 बाइट्स। मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता भी होगा ये वाली बात, पर इसको आप थोड़ा सा रिकॉल करिएगा आप लोग। किलोबाइट से बड़ी यूनिट होती है मेगाबाइट, जिसको आप MB बोलते हो। 1 MB होता है 2 टू द पावर 10 KB, दैट इज 1024 KB। ये सारी जो रिलेशनशिप्स होती हैं, आप गौर करिएगा, 2 की पावर 10 में रिलेशनशिप्स, सारे रिलेशनशिप्स। मेगाबाइट का बड़ा भाई होता है गीगाबाइट्स। तो गीगाबाइट में सेम उसी चीज है, 1024 MBs। देन गीगाबाइट से बड़ा भाई होता है टेराबाइट, देन पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ये हमारी सारी यूनिट्स होती हैं। रियल वर्ल्ड में जो आपने जो सुना होगा मोस्टली वो टेराबाइट और पेटाबाइट तक सुना होगा, अगर कभी नाम लीजिए। जैसे हार्ड डिस्क जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको आप परचेस करते हो कंप्यूटर्स के अंदर, मोस्टली आप क्या कहते हो? 500 GB, 128 GB। जब आप लोग कोई खरीदने गए होगे अपना मोबाइल, तो उसने क्या कहा होगा? 4 GB, 64 GB, 8 GB, 128 GB। ये टर्मिनोलॉजी सब लोगों ने सुनी है नहीं सुनी है? तो जीबी तो आपको बहुत कॉमन सा टर्म है, जो आपने सब जगह सुना होगा, आप लोगों ने मोबाइल में भी बहुत बार सुना होगा, कंप्यूटर्स में भी बहुत बार सुना होगा। तो मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि आपको चेक करना है अपनी मशीन के अंदर कि आपकी मशीन के अंदर कितनी रैम है, कितनी हार्ड, क्योंकि हार्ड डिस्क भी स्टोरेज होती है, उसका भी एक साइज होता है। तो हर चीज का स्टोरेज का कुछ भी अगर हम पॉइंट देखेंगे तो इसको आप इजीली चेक कर सकते हो। तो कोई अगर आपसे पूछने लगे अच्छा आपकी मशीन में कितनी रैम है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहां से मान लीजिए इसको मैं पहले क्विट करता हूँ 1 सेकंड के लिए, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपकी मशीन है। नीचे आके देखेंगे यहाँ पे येलो आइकन आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखिए दिस पीसी। दिस पीसी पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी आएंगी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे आप, तो यहाँ आप देखेंगे तो इसके बारे में आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए इंस्टॉल्ड रैम कितनी आ रही है? 8 GB। देख रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पता चल रहा है कि हमारे पास कितनी है, तो ये है गीगाबाइट्स। अगर हार्ड डिस्क है मान लो, ये तो होगी रैम, ध्यान रखिए दिस इज कॉल्ड रैम। कितनी रैम है आपके पास? जो हार्ड डिस्क है आपकी, देखिए वो भी स्टोरेज है, उसको भी आप देख सकते हो कि उसके अंदर जो आपकी हार्ड डिस्क है उसका साइज कितना है। जैसे आप ये देखेंगे, यहाँ पे स्टोरेज आ रही है मेरी, राइट क्लिक करा तो इसकी प्रॉपर्टीज पे गया, तो यहाँ देखिए साइज कितना आ रहा है, लगभग 128 GB। तो कितने जीबी के फ्री स्पेस कितना आ रहा है? 348, यानी टोटल साइज लगभग कितना आ रहा है? 476। कुछ स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी चीज लगभग ये 500 GB के आसपास का आपका स्पेस हो गया। तो स्टोरेज कोई भी होती है उसका एक साइज होता है, जो जनरली
एमबी में होता है या जीबी में होता है? ये बात क्लियर है आप लोगों को? नहीं है, बताइए। जैसे अगर आप लोगों ने कभी फ्लॉपीज के बारे में सुना होगा, जो आजकल यूज में नहीं, उनका साइज बहुत कम होता था, इसको कहते थे हम 1.44 MB। सुना है कभी इनके बारे में आप लोगों ने? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम इसको, तो ये मेजरमेंट यूनिट सारी क्लियर है आप लोगों को? ये बताइए। इसमें भी दो टर्मिनोलॉजी देखिए। जो बिट होती है उसको हम बी से रिप्रेजेंट कर, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका बाइट होता है उसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करता है। छोटा सा एग्जांपल समझिए। अच्छा, आप लोग इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन का कहने का मेरा पर्पस क्या है? आप लोगों के घरों में वाईफाई लगा हुआ होगा, कुछ लोगों के घरों में वाईफाई जरूर लगा होगा। तो वो कहते हैं आपकी जो स्पीड है 40 Mbps की है। 40 Mbps कैसे लिखते हैं, जरा लिख के दिखा सकते हो मुझे आप लोग? जो वो लिखते हैं कि आपकी जो स्पीड है, हाई स्पीड है, 40 Mbps है, 100 Mbps है। बी को देख रहे हो कैसे लिखा हुआ है? बी छोटा लिखा हुआ है, बी कैपिटल नहीं है ये। एम कैपिटल है, बी छोटा लिखा है। बिल्कुल। बी छोटा लिखा मतलब ये है 40 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। बी छोटा है अगर, तो ये होता है बिट्स पर सेकेंड। और बी अगर कैपिटल है तो ये लिखा होता है बाइट्स पर सेकेंड। समझे मेरी बात को? तो ये आपकी स्पीड कितनी आ रही है आपकी, अगर आप चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करते हो? तो चलो ये बताऊं मुझे। अगर आपको अपनी स्पीड चेक करनी है इस टाइम, वाईफाई की क्या चल रही है आपकी मशीन में, कैसे चेक करोगे? अच्छा बताओ। क्यों भाई बच्चों, आप लोग कैसे चेक करते हो? आपको चेक करना है आपके वाईफाई की मशीन की जो स्पीड आ रही है इस टाइम, वो कितनी आ रही है। हम कैसे चेक करते हैं उसको? आइडिया नहीं है आप लोगों को? ये देखिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, जिससे आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। हाँ, रोम रोम तो ये तो खैर ढूंढने वाली बात हो गई। देखो अब आप टेक्निकल बंदे होते जा रहे हो। टेक्निकल का मतलब है आपको इसका आइडिया। देखो, नेटफ्लिक्स का नाम सब लोगों ने सुना होगा। नेटफ्लिक्स वालों ने एक साइट दी हुई है, इसका नाम है fast.com। हाउ फास्ट योर मशीन इज, ये जो आपकी बैंडविड्थ चल रही है, कितनी बैंडविड्थ आ रही है। तो सामने देखिए लगभग 40 Mbps के आसपास की स्पीड आपके सामने आ रही है। ये देखिए स्मॉल लिखा हुआ है, कैपिटल नहीं है ये। इसका मतलब जो आपकी स्पीड है ये, दिस इज 40 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। एम का मतलब मिलियन से है, दिस इज बिट्स पर सेकेंड, बाइट नहीं है ये। जहां बी कैपिटल लिखा होगा समझ लीजिए वो बाइट की बात हो रही है, और जहां पे बी छोटा लिखा है समझ जाइए बिट्स की बात हो रही है। क्लियर है कंसेप्ट आप लोगों को? नहीं बताइए। ये डेटा ट्रांसफर स्पीड है, पर यहाँ भी बात जो हो रही है डेटा ट्रांसफर में भी, वो भी बिट्स और बाइट्स की भी बात हो रही है। तो साइट बहुत छोटी सी साइट, याद रखना ये। दिस इज कॉल्ड fast.com, ये नाम मैं लिख देता हूँ। दिस साइट इज नोन एज fast.com। ये नेटफ्लिक्स की साइट है ये, इससे आप कभी भी इस चीज को देख सकते हो। ठीक है? तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ रही है जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। देखिए, जो लर्निंग होनी चाहिए ना बेटा आप लोगों को, दैट शुड बी 100% प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग। ऐसा नहीं कि बस मैंने कुछ थ्योरी आपको पढ़ा दी एंड ऑल, आप उससे कुछ मजा नहीं है। तब है कि जब हम एक रियल सिनेरियो की बात करें, रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को लें, और उसको हम आगे बढ़ाएं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज। इसलिए जो भी चीज आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, या जो भी कंटेंट आप ये दिए जा रहे हैं, उनमें बेटा हमारी भी बहुत मेहनत है। आप ये मत समझिए कि ये नोट्स कहीं और से बने बनाए नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। ये हमारे पर्सनल नोट्स हैं, ये हमारे अपनी संस्था के नोट्स हैं जो हम आपको दे रहे हैं। समझे नहीं बात? तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ये नोट्स आपको नॉर्मली एज एज इट इज नहीं मिल जाएंगे कहीं भी, क्योंकि ये कहीं किसी बुक में छपे ही नहीं है, क्योंकि हमारे पर्सनल नोट्स हैं, हमारी अपनी संस्था के नोट्स हैं, जो हम चाहते हैं कि भाई बच्चों को कम से कम एक अच्छी अवेयरनेस हो चीजों के बारे में। ठीक है? तो ये लाइन याद रखिएगा। जितने भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। और मैंने कहा था एक कॉपी बना लो अगर हो सके तो, और डे बाई डे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस कॉपी पे आप अपने प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स बनाओ। जिससे क्या होगा, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी और आपको सारी चीज 0 1 से याद होगी। चलिए अब आगे देखिए इसको। अब आती है कि ये जो मेमोरी से आखिर कितने तरीके की होती है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर कभी कभी हम बात करें तो। जो मेमोरीज हैं उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, मेमोरी कई तरीके की होती हैं, और उनको डिफरेंशिएट किया जाता है 4 कोर फैक्टर के ऊपर। तो इन कंप्यूटर्स मेमोरीज कैटेगराइज बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? स्पीड,
फंक्शन, वोलेटिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जो आपकी स्पीड, जो मेमोरी होगी वो अलग अलग स्पीड की होती है, उनके अलग अलग काम होते हैं, दिस कॉल्ड फंक्शंस। उनकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं, इनको कहते हैं वोलेटिलिटी। एक एक्सेसिबिलिटी, कि किस किस को वो चीज एक्सेस होगी, कहाँ कहाँ एक्सेस होगी और कैसे कैसे एक्सेस होगी। उसके हिसाब से चार हिस्सों में आपकी मेमोरीज को डिवाइड किया जाता है। मेमोरी आपकी पांच हिस्सों में डिवाइड की गई है, जरा ध्यान से देखिए। One is called primary memory, other is called secondary memory, then we call tertiary memory, then we call virtual memory, then we call flash memory। जो मेमोरी है वो कितने हिस्सों में डिवाइड की गई है समझ लीजिए आप। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, वर्चुअल एंड फ्लैश। ये पांच तरह की मेमोरीज होती है। जब नॉर्मली कई बार आप मेमोरी के बारे में पढ़ते हो, तो हम हार्ड डिस्क और रैम, बस दो चीज जानते हैं। एक आध सीडी, पेन ड्राइव, एक आध वर्ड और भी जानते हैं। लेकिन जब हम किसी टॉपिक की डिटेल में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमें उसकी और गहराई भी पता होनी चाहिए। तो यह हम बात कर रहे हैं मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स की और उसके फैक्टर्स की। कि ये जो पांच तरह की मेमोरीज हैं, इसका फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया गया है और मेमोरी को कैसे हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। अब पहले पढ़िए, सबसे पहले प्राइमरी में देखिए, पांच तरह की मेमोरी हमने बताई। तो पहले एक एक करके हम इलेबोरेट करें। पहली मेमोरी कौन सी आ रही है हमारी? प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी को क्या कहेंगे? तो प्राइमरी मेमोरी को उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। So primary memory, also known as main memory, refers to the memory that is directly accessible। अभी हमने एक फैक्टर क्या बताया था, याद करो। एक्सेसिबिलिटी, याद करो फोर्थ पॉइंट। क्या लिखी लाइन हम? तो डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। ऐसी कोई मेमोरी जिसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, डेटा एक्सेस। क्योंकि मैंने क्या कहा था, जितना प्रोसेसिंग का काम है वो कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेस करने के लिए उसको डेटा चाहिए। डेटा कहाँ से उठाएगा वो? मेन मेमोरी से उठाएगा। तो क्या कहते हैं? refers to the memory that is directly accessible by the CPU for storing data and instructions that are currently in use। अब याद करिए, मैंने आपको क्या कहा था? We have certain set of data, certain set of instructions। उनके बेसिस पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है। पहली स्लाइड याद करिए, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा या आपने लास्ट क्लास अटेंड की होगी, तो आपने पहली स्लाइड याद होगी। डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस दोनों को मिलाने के बाद तब प्रोसेस होता है। ये वही चीज कह रहा है कि एक तरफ डेटा है, एक तरफ इंस्ट्रक्शंस हैं, दोनों को मिला के सीपीयू प्रोसेस करता है। तो कौन सा डेटा कहाँ से उठाना है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से उठानी है, उन दोनों को मिला के डेटा को प्रोसेस करेगा। फिर डेटा को उठा के वापस फिर मेमोरी में रखेगा। तो क्या कहना चाह रहे? इट्स अ क्रूशियल फॉर कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड डिटरमाइंस हाउ फास्ट एंड एफिशिएंट टास्क कैन बी परफॉर्म। ये स्लाइड आपको क्लियर हो रही है? देखिए, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बताइए पहले, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? कोई ऐसा शब्द तो नहीं है, कोई ऐसी लाइन तो नहीं है, कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपको क्लियर ना हो। देखिए, खाली टीवी नहीं देख रहे हैं हम लोग, ये मत सोचिए। इस वक्त पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। एक एक वर्ड, एक एक लाइन 100% क्लियर होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़े। जहां भी कोई डाउट है, आप हाथ के हाथ मुझे रोकिए, मैं आपको एक नहीं दो बार बताऊंगा। ठीक है? हमारा गोल है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, क्या हुआ? क्या हो गया? चलिए। तो ये हम बात कर रहे थे अभी भी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। इसमें देखिए, इसमें कोई डाउट है किसी लाइन में, किसी वर्ड में? आप लोगों को कोई डाउट सा लग रहा हो? प्राइमरी मेमोरी कौन सा होगा? हाँ, अब देखिए, अभी हमने क्या कहा? आपकी रैम होती है, ये एक प्राइमरी मेमोरी है। इसके अलावा जब आप कंप्यूटर खरीदते हो, कंप्यूटर के अंदर आप गौर करिए, जब आप स्विच ऑन का बटन दबाते हो लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो एक घर घर की सी आवाज आती है, रैम काउंट होती है। इवन उसके अंदर हार्ड डिस्क अगर नहीं भी हो, तब भी वो मशीन के बारे में पूरी स्टडी करता है, रैम के बारे में आपको बताता है। तो कुछ ऐसी भी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर पहले से बनी होती है, जो आपने लगाई नहीं होती। ऐसी भी मेमोरीज है। तो जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, हम मेन मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी भी टाइप है। तो पहले आप यहां समझिए कि हम कौन कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये देखिए जरा, जो आपकी मेमोरी है मेन, जिसको हम मेन मेमोरी कह रहे हैं, जरा उसकी टाइप्स पर नजर डालिए। आयुष,
तो मैन मेमोरी में के कौन कौन से टाइप हैं? रैम, जिसको आप रैम बोलते हो, रैम, रोम, कैश और रजिस्टर्स। चार तरह की मेमोरी है हमारी, इसलिए इसका नाम है प्राइमरी। प्राइमरी का होता है मेन, जिसके बिना कंप्यूटर का काम नहीं चल सकता। हार्ड डिस्क के बिना काम चल जाएगा, पर इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपकी मशीन के अंदर अगर बायोस ना हो तो मशीन कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। आपकी मशीन के अंदर अगर रैम ना हो तब भी मशीन स्टार्ट नहीं होगी। साथ साथ उसके बिना मशीन में आप डेटा पुट ही नहीं कर सकते, कोई इनपुट ही नहीं ले सकते। मैंने क्या कहा था, जो भी डेटा इनपुट हम लेते हैं वो कहाँ जाता है? वो रैम में जाता है। और रैम ही नहीं होगी तो कहाँ से इनपुट ले लोगे आप, जरा बताओ मुझे। एक खास तरह की मेमोरी होती है, इसको कहते हैं कैश मेमोरी, जो रैम से भी फास्ट होती है, जो सीपीयू से लगी हुई मेमोरी होती है, सीपीयू से अटैच में। तो रैम से डेटा पहले कैश में जाता है और कैश के थ्रू डेटा मैनेज होता है। रजिस्टर जो होते हैं ये सबसे और एडवांस होते हैं, ये सीपीयू के अंदर होते हैं। सोचिए, देखिए, अगर नियरेस्ट की बात करूं मैं, तो नियरेस्ट में सबसे जो सीपीयू के अंदर होते हैं रजिस्टर। समझ मेरी बात? सीपीयू के साथ लगे हुए जो अटैच मेमोरी को होती है सीपीयू से जस्ट नियर जो मेमोरी होती है उसका नाम होता है कैश। उससे जो थोड़ी और दूर मेमोरी उसका नाम होता है रैम। उसके नीचे होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से आपने डेटा रीड करा कोई भी तो वो जाएगा पहले रैम में, रैम से जाएगा कैश में, कैश से जाएगा सीपीयू में, और सीपीयू के अंदर रजिस्टर में। तो ये सारी जो मेमोरीज हैं जो आपके लिए काम करती हैं, डेटा प्रोसेसिंग में आपकी मदद करती हैं, उन सबको क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। आपकी मशीन को बूट करने के लिए आपको रोम चाहिए। मशीन बूट हो गई, डेटा आपने कीबोर्ड से कुछ दबाया, वो रैम में जाएगा। उसके ऊपर कुछ दौड़ दो आपने, चार करना है, सपोज 2+2 दबाया आपने, अब उसको प्रोसेस करना है, तो पहले कैश में जाएगा, कैश से रजिस्टर में जाएगा, दो और दो का चार होगा, चार से वो रजिस्टर में आएगा, फिर वहां से कैश में आएगा, कैश से वापस रैम में आएगा। समझ रहे हैं कुछ बात मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? तो किसी चीज को समझने के लिए हमें लॉजिक को समझना होता है कि ये सब चीजें आपस में मिल के काम करती हैं। इसलिए मीन है ये, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। मेन का मतलब ये है, प्राइमरी का मतलब है इसके बिना कंप्यूटर कभी काम नहीं कर सकता, इसलिए इसको मेन बोलते हैं। जो मेन मेमोरी आप देख ही रहे हैं, चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे आप इसको, रैम, रोम, कैश और रजिस्टर्स। तो अब इसमें कैसे जाएंगे देखिए, मान लीजिए अब आगे चलते हैं। तो अब इनको हमने अलग अलग एलेबोरेट किया है। अब जो रैम है, रैम को अगर आप देखेंगे तो रैम किस पर्पज की यूज हो रही है? जैसे टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा एंड प्रोग्राम्स। तो जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं टेम्पररी, जो भी हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इवन मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आप मोबाइल यूज करते हो, जो एप्स चलाते हो, वो कहाँ जाती है? ये जो प्रोग्राम इस वक्त जो चल रहा है, ये पावर पॉइंट का, ये कहाँ चल रहा है इस वक्त? ये रैम में गया हुआ है, ये रैम से चल रहा है। हार्ड से नहीं चल रहा, हार्ड से मेमोरी में पहले आएगा, फिर ये रन करेगा। तो जितने भी प्रोग्राम है, जितना भी डेटा है, जो भी है सामने दिख रहा है, यूज हो रहा है, वो सब कहाँ है हमारा डेटा? वो टेम्परेरी स्टोरेज। दूसरी बात है, एक दूसरा टर्म देखिए, वोलाटाइल इन नेचर। रैम क्या होती है? तो जैसे अगर मान लीजिए इस वक्त मैं लाइट इसको, मेरे लैपटॉप में अगर मेरे पास बैटरी खराब हो और पावर चली जाए, तो ऑटोमेटिक जब मैं मशीन, जब मैं दोबारा खोलूंगा तो क्या ये पेज मुझे मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पेज उड़ जाएगा मेमोरी से। क्योंकि जो मेमोरी होती है वोलेटाइल नेचर की होती है। क्या लिखा है? लॉसेस डेटा ऑन शट डाउन। अगर किसी वजह से मशीन शट डाउन हो जाए तो ये डेटा आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। रैम दो तरीके की होती है, इसको कहते हैं डायनामिक रैम, एक को कहते हैं स्टैटिक रैम। इसके भी दो टाइप्स हैं, जिनके बारे में भी हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो ये बताओ, जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस वे में पढ़ा रहे हैं, ये सही जा रहा है हमारा मॉडल? लग रहा है कि आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा इन सब चीजों को पढ़ने से? कुछ नहीं भाई, ऐसा तो नहीं लग रहा है भाई मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ और कोई फायदा नहीं है? क्योंकि ये फाउंडेशन है बेटा। फाउंडेशन का मतलब है हमें जीरो से चीजें पता हो बिल्कुल, और हमारा जो बेस है ना, वो सॉलिड हो। भाई बड़ी बिल्डिंग खड़ी खड़ी करने जा रहे हैं हम लोग, सोचिए, और बेस हमने बनाया नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो ये मान के चलिए हम एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बेस बना रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है हमारा। ठीक है ना? तो हो सकता है इसके लिए अब इतना टाइम आप खर्च कर चुके, तो एक दो हफ्ते में क्या जा रहा है? तो एक दो हफ्ते में आपकी इतनी नॉलेज आपकी हो जाएगी तो आपको लगेगा हाँ यार, ये हमने सही डिसीजन लिया था सही टाइम पे इसको करने के लिए। बिल्कुल बेटा, इस वक्त जो भी चल रहा है रैम में चल रहा है। जूम भी चल रहा है, वो भी रैम में चल रहा है, ये भी रैम में चल रहा है। ठीक है, चलो 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ आप लोगों को, 5 मिनट बाद दोबारा रिज्वाइन करो सब लोग, और कंटिन्यू यहीं से करेंगे हम लोग, ठीक है?